Build your dreams, live rich, and leave rich. एक आम भारतीय मध्यवर्गीय परिवार का सबसे बड़ा डर क्या होता है? शायद यही कि अचानक कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और सालों की बचत एक झटके में खत्म हो जाए। मुझे रवि की कहानी याद आती है। और 30 साल का एक मेहनती इंसान, उसे लगता था कि उसकी कंपनी की हेल्थ पॉलिसी वो एक सुरक्षा कवच है, सब कुछ कवर हो जाएगा। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर जब उसके पिता को अचानक एक बड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ी तो हकीकत कुछ और ही निकली। पॉलिसी का कवर बहुत कम पड़ गया और नतीजा उसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसे जोड़े थे वो तोड़ने पड़े। और ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं है, ये आज कई घरों का अनकहा डर है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी चूक होती है। हम सोचते हैं कि एसआईपी करना, प्रॉपर्टी में निवेश करना, पैसा बचाना ही बस यही सब कुछ है। हाँ। हम अपने वित्तीय जिंदगी की एक शानदार इमारत बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर इमारत को एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। सही बात है। अगर वो नींव यानी आपकी सुरक्षा कमजोर है तो ये पूरी इमारत एक ही झटके में ढह सकती है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है, ये समझना कि हम अपने परिवार के लिए सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि एक स्पष्ट और सुरक्षित भविष्य का रोड मैप कैसे तैयार करें। आज हम द लेगेसी डायरी की जो मूल सोच है उसे गहराई से समझेंगे। हाँ, और शुरुआत एक बहुत ही आम गलतफहमी से करते हैं जो मैंने हजारों लोगों से सुनी है। अच्छा। लोग कहते हैं मेरे पास कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मुझे अलग से पॉलिसी की क्या जरूरत है। या फिर मैंने अपने सारे निवेश में नॉमिनी बना दिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं। आपको ये बातें कितनी सुनने को मिलती हैं? हर रोज। सच कहूं तो ये बातें सुनकर मुझे अब डर लगता है। डर? हाँ, क्योंकि आज की दुनिया में ये सोच बहुत खतरनाक हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि मेडिकल खर्चे हर 10 साल में लगभग 3 गुना बढ़ रहे हैं। 3 गुना। अब आप सोचिए, कंपनी की दी हुई 5 लाख की पॉलिसी कहां तक आपका साथ देगी। हमें एक बात समझनी होगी, आपकी कंपनी की हेल्थ पॉलिसी आपके लिए एक बेनिफिट से ज्यादा कंपनी के लिए अपनी वर्कफोर्स को सुरक्षित रखने का एक टूल है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। आपकी असली सुरक्षा तो आपकी अपनी पर्सनल पॉलिसी है जो आपकी मेहनत की कमाई को बचाती है। ओके। तो आज की इस चर्चा के बाद सुनने वाले ये साफ समझ जाएंगे कि वित्तीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्पष्टता और सबसे जरूरी मन की शांति पाना है। मन की शांति, ये बहुत जरूरी है। तो फिर इस पूरी योजना को, इस मन की शांति को पाने के तरीके को हम सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? जो लेगेसी डायरी की जो सोच है ये असल में है क्या? इसे एक घर बनाने के उदाहरण से समझिए। ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है। जब आप घर बनाने की सोचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? नींव खोदते हैं। बिल्कुल, एक मजबूत नींव। ये नींव कुछ और नहीं बल्कि आपका हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस है। यह आपकी वित्तीय सुरक्षा की पहली और सबसे मजबूत ईंट है। अगर ये कमजोर है तो ऊपर आप चाहे कितना भी सुंदर घर बना लें, वो हमेशा जोखिम में रहेगा। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो नींव हो गई इंश्योरेंस, ये बात समझ में आती है। इसके बाद जब नींव मजबूत हो जाती है तब आप उस पर दीवारें खड़ी करते हैं, छत डालते हैं। ये है आपकी बचत और सही निवेश, आपकी SIPs, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी। ये वो चीजें हैं जो आपके सपनों को आकार देती हैं, जैसे बच्चों की अच्छी पढ़ाई, आपका रिटायरमेंट या शायद दुनिया घूमना। हाँ बिल्कुल, ये आपके घर को सुंदर और रहने लायक बनाती हैं। नींव हो गई, दीवारें और छत भी बन गई, लेकिन अब भी एक बहुत जरूरी चीज बाकी है ना? क्या? अगर किसी को पता ही ना हो कि घर का नक्शा कहाँ है, बिजली का मेन स्विच कहाँ है या पानी की टंकी किधर है, तो उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और वही है इस घर का ब्लूप्रिंट और सारे दस्तावेज। अच्छा। यही है द लेगेसी डायरी। एक ऐसी जगह, एक डायरी या एक फाइल जहां आपकी सभी वित्तीय जानकारी लिखी हो। कितने बैंक अकाउंट हैं, उनके नंबर क्या हैं, कहां-कहां निवेश किया है, पॉलिसी नंबर क्या है, यहां तक कि जरूरी पासवर्ड के हिंट। पासवर्ड के हिंट। ये ब्लूप्रिंट सुनिश्चित करता है कि आपके बाद आपके परिवार को पता हो कि क्या, कहां और कैसे संभालना है, उन्हें दर दर भटकना ना पड़े। सही बात है। तो द लेगेसी डायरी कोई किताब नहीं बल्कि एक सोच है, एक सिस्टम है जो आपके परिवार को मुश्किल समय में मन की शांति देता है। ये तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है समझने का। तो चलिए इस घर को बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले नींव पर यानी सुरक्षा पर और गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आता है। लोग इसे अक्सर एक खर्च मानते हैं, पर जैसा आपने कहा ये एक नींव है। ये खर्च नहीं, आपकी संपत्ति का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड। महिंद्रा मैन्युलाइफ के CEO ने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही थी।
कि एक युवा के लिए भी कोई बड़ी एसआईपी शुरू करने से पहले एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ज्यादा जरूरी है। सच में? निवेश से भी पहले? हाँ, एक हॉस्पिटल का बिल आपकी 5 साल की एसआईपी को 5 दिन में खत्म कर सकता है। लेकिन लोग यहाँ कुछ बहुत ही आम और महंगी गलतियां कर बैठते हैं। जैसे कि सिर्फ कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर रहना। हाँ, ये पहली और सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, आज आपकी नौकरी है तो पॉलिसी है, कल अगर आप नौकरी बदलते हैं या अपना कुछ शुरू करते हैं तो पॉलिसी चली जाती है। और ठीक उसी वक्त अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो, और जैसा हमने कहा 5 लाख का कवर आज के समय में कम है। एक बड़े शहर में एक सामान्य सर्जरी के लिए भी कम पड़ सकता है। और दूसरी गलती जो मैंने सुनी है वो है जानकारी छिपाना। लोग सोचते हैं कि अगर कोई पुरानी बीमारी जैसे बीपी या डायबिटीज बता दी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। ये सच है कि प्रीमियम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन क्लेम रिजेक्ट होने का दर्द से ये बहुत छोटा है। अच्छा। इसे नॉन डिस्क्लोजर कहते हैं, और ये क्लेम रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है। मुश्किल तब आती है जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं। डॉक्टर आपके परिवार से आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं, और वे तो अनजाने में सब कुछ सच सच बता देते हैं। हाँ, वो क्यों छुपाएंगे? बस इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन टीम इसे पकड़ लेती है और नॉन डिस्क्लोजर के आधार पर आपका लाखों का क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। बाप रे। उस वक्त जो मानसिक और आर्थिक तनाव होता है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये तो बहुत डरावना है। और क्या गलतियां होती हैं? तीसरी गलती है पॉलिसी के नियमों और शर्तों को न समझना, जिन्हें एक्सक्लूजन कहते हैं। एक्सक्लूजन? हाँ, मतलब क्या क्या कवर नहीं होता। हर पॉलिसी में कुछ नियम होते हैं। जैसे पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक सिर्फ एक्सीडेंट से जुड़ी इमरजेंसी कवर होती है, कोई और बीमारी नहीं। पहले 2 साल तक कुछ सर्जरी जैसे मोतियाबिंद, हर्निया या किडनी स्टोन कवर नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंपनियां मानती हैं कि ये बीमारियां अचानक नहीं आती, और अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो उसके इलाज के लिए 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। ये सब जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी ने सारी जानकारी सही दी, सब कुछ ठीक था, फिर भी किसी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो गया। तब तो इंसान पूरी तरह टूट जाएगा ना। क्या ये एक बंद गली है या आगे कोई रास्ता है? ये सुनने में बहुत ब्यूरोक्रेटिक और डरावना लगता है। क्या एक आम आदमी एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है, और जीत भी सकता है। सच में? हाँ, रास्ता है, और वो उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी की ग्रीवांस सेल को एक ईमेल लिखना होता है। ठीक है। अगर 15 दिन में वहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलता तो आप इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन यानी बीमा लोकपाल के पास जा सकते हैं। बीमा लोकपाल? जी, ये सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई फीस नहीं लगती, कोई वकील नहीं करना पड़ता, और पूरी प्रक्रिया बहुत सरल है। वाह। आपको बस अपनी शिकायत दर्ज करनी होती है, और आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में फैसला पॉलिसी होल्डर के पक्ष में आता है, अगर वो अपनी जगह सही है। और अगर वहां भी बात ना बने तो कंज्यूमर कोर्ट का विकल्प तो हमेशा खुला ही है, हार मानने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी बहुत हिम्मत देती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी संपत्ति को तब बचाता है जब आप जिंदा हैं। लेकिन उस वित्तीय झटके का क्या जो परिवार को तब लगता है जब घर का कमाने वाला सदस्य ही ना रहे? मुझे लगता है अब हमें नींव के दूसरे हिस्से यानी टर्म इंश्योरेंस पर बात करनी चाहिए, जो शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला प्रोडक्ट है। बिल्कुल सही। टर्म इंश्योरेंस का मकसद समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये आपके परिवार को अमीर बनाने के लिए नहीं है, ये आपके न रहने पर उन्हें गरीब होने से बचाने के लिए है। गरीब होने से बचाने के लिए? हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि आपकी गैर मौजूदगी में घर के लोन की ईएमआई, बच्चों के स्कूल की फीस और घर के महीने के खर्चे आराम से चलते रहें। ये एक जिम्मेदारी है, निवेश नहीं। इसे ऐसे समझिए कि आपके प्यार का एक आर्थिक रूप है। ठीक है, तो हमारी नींव अब मजबूत हो गई है। अब आते हैं उस ब्लूप्रिंट पर, यानी द लेगेसी डायरी, और स्पष्टता पर। आज की डिजिटल दुनिया में पैसा इतना बिखरा हुआ है, कुछ बैंक अकाउंट में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ शेयर्स डीमैट अकाउंट में, कुछ डिजिटल वॉलेट्स में। हाँ, अगर परिवार को इसकी पूरी जानकारी ही नहीं है तो आपकी जमा की हुई दौलत उनके किसी काम की नहीं रह जाएगी। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला सच सामने आता है, जिसे सुनकर 99% लोग चौंक जाते हैं। ऐसा क्या है? वो है नॉमिनी और कानूनी वारिस के बीच का अंतर। नॉमिनी और वारिस? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक में, एफडी में, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बना दिया तो काम खत्म, अब ये पैसा उसी को मिलेगा। क्या आप भी ऐसा ही सोचती हैं? सोचती थी कि नॉमिनी ही मालिक होता है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा? सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार नॉमिनी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं होता, वो सिर्फ एक ट्रस्टी, एक रखवाला या केयरटेकर होता है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है।
तो वो सिर्फ एक रखवाला है? सिर्फ एक रखवाला। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो कंपनियां बैंक से पैसा लेकर असली हकदारों तक पहुंचाए। तो फिर असली हकदार कौन होता है? असली हकदार वो होता है जिसका जिक्र आपकी वसीयत यानी विल में हो। वसीयत? हाँ, अगर वसीयत नहीं है तो देश का कानून तय करता है कि वारिस कौन होगा, जैसे कि आपकी पत्नी, बच्चे और माँ। अब समस्या समझिए, अगर वसीयत नहीं है तो नॉमिनी को मिले पैसे पर आपकी पत्नी और बच्चे भी दावा कर सकते हैं। और अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो मामला सालों तक कोर्ट में खिंच सकता है। आपकी मेहनत की कमाई आपके परिवार के काम आने की बजाय वकीलों की फीस में चली जाएगी। लेकिन एक वसीयत बनाना, ये तो बहुत जटिल, महंगा और कुछ ऐसा लगता है जो सिर्फ बहुत अमीर लोग करते हैं। क्या एक आम मध्यवर्गीय परिवार के लिए ये प्रैक्टिकल है? ये एक और मिथ है। आज के समय में एक साधारण वसीयत बनाना बहुत आसान और सस्ता है। आप किसी भी वकील की मदद से इसे कुछ हजार रुपयों में बनवा सकते हैं। और ये उम्र देखकर नहीं बनाई जाती, ये जिम्मेदारी देखकर बनाई जाती है। जिम्मेदारी देखकर? जिस दिन आपके ऊपर एक भी व्यक्ति की जिम्मेदारी आ गई, आपको वसीयत बना लेनी चाहिए। सिर्फ नॉमिनी बनाना आधा काम है, एक स्पष्ट वसीयत बनाना ही आपकी असली योजना है। इसे कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं ताकि ये बातें और साफ हो जाएं। जरूर। मान लीजिए एक वेतनभोगी पेशेवर है अंकित। अच्छी नौकरी लगते ही उसने एक बड़ी कार ईएमआई पर ले ली। उसे लगा कि कंपनी की हेल्थ पॉलिसी काफी है। आम कहानी है। बचत के लिए उसने कुछ एफडी और दोस्तों के कहने पर एंडाउमेंट प्लान ले लिए। कुछ साल बाद घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आई। कंपनी की पॉलिसी कम पड़ गई, उसे अपनी एफडी तोड़नी पड़ी। लेकिन वो भी काफी नहीं हुई होगी। नहीं, तो उसे अपनी प्यारी कार बेचनी पड़ी। सालों की मेहनत, मान सम्मान, सब कुछ दांव पर लग गया। और जो मानसिक तनाव हुआ होगा वो अलग। बिल्कुल। अब इसी का सही तरीका देखते हैं। पूजा जो अंकित की ही तरह एक पेशेवर है। ठीक है। उसने नौकरी शुरू करने के साथ सबसे पहला काम ये किया कि अपने और परिवार के लिए 50 लाख का एक पर्सनल हेल्थ कवर और 1 करोड़ का एक टर्म प्लान लिया। मतलब सुरक्षा पहले। बिल्कुल। उसने बड़ी कार की ईएमआई के बोझ से बचकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की। कुछ साल किराए के घर में रहकर बचत बढ़ाई और फिर बिना किसी तनाव के घर खरीदा। और सबसे जरूरी बात, उसने एक स्पष्ट वसीयत भी तैयार की और उसकी एक कॉपी अपने पति को दी। पूजा ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी, इसलिए उसकी संपत्ति और मन की शांति दोनों सुरक्षित रही। ये अंतर बिल्कुल साफ है। अब एक व्यवसाय या स्वरोजगार परिवार का उदाहरण लेते हैं। शर्मा जी, बताइए। उन्होंने अपना सारा पैसा प्रॉपर्टी और सोने में लगा दिया। उनकी सोच थी कि यही सबसे सुरक्षित निवेश है, जमीन कहीं नहीं जाती। हाँ, ये भी एक आम सोच है। लेकिन जब व्यापार में मंदी आई और उन्हें तुरंत कैश की जरूरत पड़ी तो वे एसेट रिच कैश पुअर हो गए। मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी है पर हाथ में पैसा नहीं। बिल्कुल। रातों रात प्रॉपर्टी बिकती नहीं। नतीजा, उन्हें ऊंची ब्याज दरों पर दूसरों से उधार लेना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ वर्मा जी थे। उन्होंने भी प्रॉपर्टी में निवेश किया, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखा। कैसे? उन्होंने व्यापार के साथ साथ परिवार के लिए पर्याप्त हेल्थ कवर सुनिश्चित किया। उन्होंने अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटा, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ म्यूचुअल फंड में, ताकि जरूरत पड़ने पर पैसा जल्दी निकाला जा सके। सही। उन्होंने एक इमरजेंसी फंड भी बनाया और अपने व्यापार के लिए भी इंश्योरेंस लिया। जब बाजार में मुश्किल आई तो वर्मा जी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। इन कहानियों से ये तो साफ है कि योजना बनाना कितना जरूरी है। तो अगर हम सब कुछ समेटें और सुनने वालों को एक एक्शन प्लान दें तो वो क्या होगा? जरूर। अगर कोई सिर्फ कुछ जरूरी काम कर ले तो वो 90% लोगों से आगे निकल सकता है। बिल्कुल। सिर्फ 4 कदम। पहला, सुरक्षा पहले, प्रोटेक्शन फर्स्ट। ठीक है। कोई भी भारी निवेश शुरू करने से पहले एक पर्याप्त कवर वाली हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आज के समय में कम से कम 25 लाख, और अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। ये पहली प्राथमिकता है। दूसरा कदम क्या होगा? दूसरा, सब कुछ लिखें, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। अपनी लेगेसी डायरी आज ही बनाएं। एक डायरी या फाइल में अपने सभी बैंक अकाउंट नंबर, पॉलिसी नंबर, डीमैट अकाउंट की जानकारी, निवेश की डिटेल्स और जरूरी पासवर्ड के हिंट। पूरा पासवर्ड नहीं, सिर्फ हिंट। हाँ, सिर्फ हिंट। ये सब लिखकर एक सुरक्षित जगह पर रखें। और सबसे जरूरी, अपने जीवन साथी या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताएं कि वो डायरी कहाँ रखी है। सही है। तीसरा कदम, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। तीसरा, वसीयत बनाएं, मेक अ विल। इस बात को अपने मन में बिठा लें कि नॉमिनी सिर्फ एक रखवाला है, मालिक नहीं। अपनी मेहनत की कमाई को सही और बिना किसी विवाद के अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए एक स्पष्ट वसीयत बनवाना अनिवार्य है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। और चौथा, जो शायद इन सबसे अलग लेकिन उतना ही जरूरी है। हाँ, चौथा और अंतिम कदम, आज में जिएं, लिव इन द प्रेजेंट।
ये? देखिए, इस पूरी कवायद का, इस इंश्योरेंस, वसीयत और डायरी का अंतिम लक्ष्य भविष्य की चिंता से मुक्त होकर आज को बेहतर ढंग से जीना है। जब आप जानते हैं कि आपने अपने परिवार को सुरक्षित कर लिया है, तो आप बिना किसी अपराध बोध के आज में जी सकते हैं। अच्छा। अपनी छुट्टियों और अच्छे अनुभवों के लिए भी एक बजट बनाएं। यादें भी एक तरह का निवेश हैं, जो जिंदगी भर आपको भावनात्मक रिटर्न देती हैं। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, उन्हें एक बार फिर दोहराते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, आपकी वित्तीय योजना की नींव हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए, यानी हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। निवेश उसके बाद आता है। दूसरी बात, आपकी कंपनी की हेल्थ पॉलिसी एक सुविधा है, आपकी सुरक्षा नहीं। आपकी अपनी एक निजी पॉलिसी जरूर होनी चाहिए। तीसरी, क्लेम रिजेक्ट होने के दर्द से बचने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है पॉलिसी लेते समय पूरी और सच्ची जानकारी देना, कुछ भी ना छिपाएं। चौथी, नॉमिनी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं, सिर्फ एक रखवाला होता है। संपत्ति पर असली और कानूनी अधिकार के लिए वसीयत बनाना बेहद जरूरी है। और पांचवी और अंतिम बात, वित्तीय योजना का लक्ष्य सिर्फ दौलत इकट्ठा करना नहीं, बल्कि आज की खुशियों और कल की सुरक्षा में संतुलन बनाते हुए मन की शांति पाना है। बहुत खूब। ये सिर्फ पैसों की योजना नहीं है, ये मन की शांति की योजना है। बिल्कुल। मैं अपनी बात एक अंतिम विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। अपनी वित्तीय योजना बनाना और उसे अपने परिवार के साथ साझा करना अपने परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये भावनाओं और सुरक्षा का संगम है। आप अपने प्रियजनों के लिए जो सबसे अच्छी विरासत छोड़ सकते हैं, वो सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मन की शांति है। और हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर वे जरूर सोचें। अगर आज किसी को कुछ हो जाए, तो क्या उनके परिवार के पास सिर्फ उनकी संपत्ति होगी, या उसे बिना किसी तनाव और झगड़े के संभालने की स्पष्टता और मन की शांति भी होगी?